दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में आज यानी कि 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव के लिए 15,318 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। इस बार के चुनाव इस मायने में भी खास है क्योंकि बिहार में पहली बार बायोमेट्रिक तरीके से मतदाताओं की पहचान की जाएगी। यह चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ वोटिंग के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों बिहार में नौकरी करने वाले सभी सरकारी कर्मियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। यह ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के बकाया डीए देने पर सरकार ने हरी झंडी दे दी है। खबर के अनुसार बिहार सरकार के कैबिनेट में यह फैसला किया गया है कि सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को बकाया डीए का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। जिन्हें अक्टूबर में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया डीए का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है क्योंकि बहुत जल्द उन्हें डीए का लाभ मिलेगा। इस बार की आने वाली सैलरी पहले के मुकाबले ज्यादा होगी। कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के तर्ज पर ही अपने सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के डीए को बढ़ाने का ऐलान किया था। अब अक्टूबर में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया डीए मिलेगा, यानी कि कर्मियों को 3 महीने का डीए मिलेगा। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। उस फैसले को राज्य में यानी कि बिहार में जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। जब बिहार कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं, इन फैसलों में सबसे पहले बात करते हैं बिहार कैबिनेट की बैठक में प्राइमरी स्कूलों में 8386 फिजिकल टीचर की बहाली को मंजूरी दे दी गई है। जब बहुत जल्द इन पदों पर भर्ती होगी। उसके बाद बात करते हैं बिहार कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के बकाया डीए को भी हरी झंडी दिखाई है। इन्हें अक्टूबर में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया डीए का भुगतान किया जाएगा, जो आपको पहले अभी बताया गया। उसके बाद बात करते हैं बिहार कैबिनेट की बैठक में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लाभकारी योजनाओं के लिए 75% उपस्थिति को खत्म कर दिया गया है। अब बात करते हैं बिहार के 8,386 राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की भर्ती की जाएगी। आपको हम इन सारे फैसलों के बारे में आगे इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि अभी बिहार में कितने एयरपोर्ट मौजूद हैं? अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको भी बताने जा रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान समय में यानी कि अभी बिहार में 11 एयरपोर्ट मौजूद हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर एयरपोर्ट बंद पड़े हैं, जिसे चालू करने की मांग बिहार के जनता के द्वारा लगातार की जा रही है, जिस पर सरकार भी विचार कर रही है। खबर के अनुसार बिहार में पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जोगबनी, मुंगेर, रक्सौल, पूर्णिया, किशनगंज, गोपालगंज, बिहटा में एयरपोर्ट मौजूद है, जिसमें से बिहार के पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट ही अभी चालू है। इन तीनों एयरपोर्ट में आवाजाही जारी है। आपको बता दूं कि पटना, गया और दरभंगा के बाद बहुत जल्द बिहटा एयरपोर्ट से भी विमान सेवा शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी गति के साथ चल रहा है। वहीं सरकार ने इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दी है। वहीं पूर्णिया और गोपालगंज के लोग अपने शहर में एयरपोर्ट को विकसित करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जोगबनी, मुंगेर, रक्सौल, पूर्णिया, गोपालगंज को भी विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। बहुत जल्द इन एयरपोर्ट से भी आप विमान सेवा का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों नीतीश सरकार ने शराबबंदी नियम को और सख्त बना दिया है और नया नियम लागू कर दिया है। यह नियम क्या है तो चलिए हम आपको भी बताने जा रहे हैं। किसी परिसर में शराब का निर्माण, बोतलबंदी, भंडारण, बिक्री अथवा आयात निर्यात किया जाता है तो फिर पूरे परिसर को ही सील कर दिया जाएगा। वहीं आवासीय परिसरों का चिन्हित भाग सील बंद किया जाएगा, न कि पूरा परिसर। राज्य कैबिनेट ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति दे दी है। दोस्तों नल जल योजना में
परिजनों को ठेके देने का आरोप लगाकर विपक्ष ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को घेर दिया है। जी हां, आरजेडी कांग्रेस ने कहा है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ उनके पास सबूत है, जो वक्त आने पर वे इसे सार्वजनिक करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कटिहार जिले के एक राजद नेता के पास प्रमाण है कि तारकिशोर प्रसाद के बेटे बहू को 53 करोड़ के ठेके दिए गए हैं। फिर भी भाजपा के नेता कहते हैं कि बिजनेस करना कोई गुनाह नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि 7 निश्चय योजनाओं में भी सिर्फ जदयू नेताओं को ठेके दिए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उप मुख्यमंत्री ने नल जल योजना के तहत कटिहार में पुत्र वधू पूजा कुमारी को बड़ा ठेका दिलवाया है, जो पीएचईडी में निबंधित ठेकेदार हैं। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब सभी छात्र छात्राओं को पोशाक की राशि और साइकिल मिलेगा, चाहे जो भी सरकारी स्कीम हो, हर एक छात्र को मिलेगा। इसमें अब 75% की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पहले यह था कि जिस छात्रा की उपस्थिति 75% होती थी, उसी छात्रा को साइकिल और पोशाक की राशि उपलब्ध होती थी। बिहार शताब्दी, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, प्रोत्साहन योजना और शिक्षा विभाग के माध्यम से चलाए जा रहे पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के तहत 2021-22 में सीधे विद्यार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज दिया जाएगा। सभी इस प्रकार के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, बिहार के राजकीयकृत प्रारंभिक स्कूलों में 8,386 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली होगी। जहां उन्हें हर महीने 8,000 रुपये नियत वेतन मिलेगा, जिसमें सालाना 200 रुपये बढ़ोतरी होगी। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें मंजूरी दे दी गई। जब बैठक में कुल 21 एजेंडे पर मुहर लगी है। दोस्तों, फैशन ब्रांड मोहेक का विज्ञापन इस वक्त इंटरनेट सेंसेशन बना हुआ है। यह एक्ट्रेस आलिया भट्ट दुल्हन के लिबास में दिख रही है और सवाल उठा रही है कि कन्यादान क्यों। विज्ञापन के अंत में एक टैग लाइन आती है और कहा जाता है कि कन्यादान नहीं बल्कि कन्यामान। सनातनी रीति रिवाजों पर सवाल उठाते हुए इस एड के सामने आते ही तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। इस विज्ञापन को जहां कुछ लोग बदलाव की तरह देख रहे हैं, वहीं एक धारा ऐसा भी है जिसे लगता है कि हर बार की तरह विज्ञापन कंपनियों को अपना सॉफ्ट टारगेट हिंदू सनातनी परंपरा में ही मिला है। लोगों का कहना है कि बहुत आसान है, सनातन पर सवाल उठाओ, फेमस हो जाओ और खूब माल कमाओ। कुल मिलाकर विज्ञापन के जरिए कन्यादान की परंपरा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जहाँ कहा जा रहा है कि कन्यादान क्यों जरूरी है, जहाँ ये सवाल है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि क्या लड़की किसी सामान की तरह है जिसका दान किया जाए। ऐसे सवालों के साथ हिंदू परंपरा को दकियानुष बताने की भी कोशिश की जा रही है। खैर, धनी है बिहार की धरती, जो न सिर्फ इस रस्म रिवाज को आज तक अपनाए हुए हैं, बल्कि इसके पीछे की वजह क्या थी, इसका भी माकूल जवाब दे रही है। जहां कन्यादान की परंपरा को समझना है तो बिहार के मिथिलांचल में आइए। ये वही स्थली है जहां देवी सीता जन्मी, पली बड़ी और विवाह करके श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंची थी। आज मिथिलांचल मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, जनकपुर धाम और ऐसे ही कुछ और जिलों का मिला जुला क्षेत्र है। इनमें भी सीतामढ़ी और जनकपुरी हुए स्थल है जो सीधे सीता से जुड़े हुए हैं। जनकपुरी में ही देवी सीता का विवाह हुआ था और यहाँ बनाए गए मंडप में राजा जनक ने देवी सीता का कन्यादान किया था। जहाँ कन्यादान की परंपरा लोकमानस में तकरीबन 7,000 साल पुरानी है, जिसका लिखित वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। दोस्तों, किसानों के लिए एक खुशखबरी आई है। अब किसानों को 6,000 रुपए के स्थान पर डबल यानी कि 12,000 रुपए मिलेंगे। बस आपको ये काम करना होगा, और काम कौन सा है हम आपको अभी बताएंगे। यदि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और आपको पिछली किस्त नहीं मिल पाई है, तो फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप आसानी से अपनी रुकी हुई किस्त की राशि पा सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद दोगुनी करने पर विचार कर रही है। खबर है कि पीएम किसान योजना के तहत आने वाले समय में किसानों को अब 2,000 रुपए के जगह पर 4,000 रुपए की किस्त मिल सकती है। यह खबर के मुताबिक मोदी सरकार किसानों को मिलने वाली रकम को डबल कर सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर किसानों को हर साल 6,000 रुपए के जगह 12,000 रुपए तक 3 किस्तों में मिल सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले दिनों बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात किया था, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुनी करने पर भी चर्चा की गई। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जब भी
फैसला लिया जाएगा आपको केडीबी लाइव के माध्यम से बता भी दिया जाएगा। दोस्तों, रेलवे ने बिहार जाने वाली कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में जाने वाली ट्रेनों के फेरे भी बढ़ा दिए हैं। जब फेरे में बढ़ोतरी के साथ ही अब इन ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। दुर्गा पूजा से छठ के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश या पंजाब जाने या वहां से वापसी के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। इसके साथ ही छठ के दौरान बिहार जाने वालों के लिए कोसी एक्सप्रेस और हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस में भी टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार टिकट बुक करा सकते हैं और आ सकते हैं। टाटा अमृतसर, हटिया, आनंद विहार समेत कई ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं, पर इन ट्रेनों से स्पेशल का टैग नहीं हटाया गया है। इस वजह से यात्रियों को इन ट्रेनों में सफर के लिए अब भी अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। दोस्तों, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से ही वर्चुअल के माध्यम से पटना में चल रहे आरजेडी के जिला अध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों की प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की है, लेकिन बात यह है कि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का नाम तक नहीं लिया गया। लालू ने कहा है कि देश भर के नेता उनसे मिलने आते हैं, यानी कि तेजस्वी यादव से मिलने आते हैं। सभी तेजस्वी की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि तेजस्वी तो बहुत तेज हो गया है, अच्छा काम कर रहा है और बहुत आगे जाएगा। लालू ने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व को बिहार की जनता ने भी स्वीकार लिया है। बिहार के अन्य दलों के नेता भी कहते हैं कि तेजस्वी काफी अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि साल 2020 के चुनाव में आरजेडी को बेईमानी करके हरा दिया गया। लालू ने कहा है कि आरजेडी हर किसी को चुनाव लड़ने का मौका देता है, पर जो हार जाता है वह पार्टी छोड़कर भाग जाता है। लालू यादव ने कहा है कि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और कभी भी आरजेडी का वोट कम नहीं होता है। आने वाले उपचुनाव में बेहतर उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में इस बार दिवाली यानी कि दीपावली बहुत ही खास होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बार अयोध्या में दीपावली को खास बनाने के लिए एक स्पेशल तैयारी की है। योगी सरकार ने इस बार की दीपावली को लेकर अयोध्या में एरियल ड्रोन शो की योजना बनाई है। योगी सरकार इसके लिए 500 ड्रोन की मदद लेगी। योगी सरकार ने इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित किया है। इस बार दीपावली को लेकर अयोध्या में 10 से 12 मिनट तक का हवाई शो होगा। बताया जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में ड्रोन के जरिए जिस तरीके से भव्य लाइटिंग और प्रदर्शन किया था, कुछ वैसा ही इस बार की दीपावली में अयोध्या में देखा जाएगा। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में 1824 ड्रोन के जरिए जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार चाहती है कि भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने की कहानी को एनिमेशन और स्टिम्युलेशन के जरिए दिखाया जाए। इसके लिए ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान राम की कहानी दिखाई जाए। योगी सरकार ने अपने प्रस्ताव में बताया है कि ड्रोन एजेंसी नई तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ शो दिखाएगी। ड्रोन 400 मीटर की ऊंचाई तक और 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ान भर सकेंगे। दोस्तों, राजनीति का इतिहास भी अपने आप को दोहराता है। बिहार में महागठबंधन की नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ जो हुआ, कुछ वैसा ही एनडीए की मौजूदा नीतीश सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ होता दिख रहा है। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी से जवाब मांगते रहे और राजनीति बदल गई। अब नीतीश कुमार ने भाजपा कोटे के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा बैठक बुलाई और खबर है कि मुख्यमंत्री ने तारकिशोर प्रसाद पर लगे आरोपों पर सफाई और जवाब मांगा है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तारकिशोर प्रसाद पर जो आरोप लगे हैं, उस आरोपों का जवाब मांगा है। आपको बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर आरोप है कि 58 करोड़ का काम उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदार की कंपनी को दिया गया है। हालांकि मामला 2019 का है, लेकिन उस समय भी पीएचईडी मंत्रालय बीजेपी कोटे के अंदर ही था, इसीलिए सवाल उठाना लाजमी है। जब पूरा मामला उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले कटिहार से जुड़ा हुआ है, जहां हर घर नल का जल योजना के तहत जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 48 करोड़ और 3 करोड़ 60 लाख का काम दिया गया है। आरोप यह है कि इन दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल में उप मुख्यमंत्री के साले और दामाद शामिल है। ये दोनों कंपनी पटना के पते पर रजिस्टर्ड है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक दलित बच्चे के माता पिता पर 23,000 रुपए के जुर्माने को लेकर कहा है कि धर्म के राजनीतिक ठेकेदारों की जबान ऐसे मामलों पर चुप क्यों हो जाती है। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि धर्म के ठेकेदारों को पसंद नहीं है दलित मंदिर में जाए, दलित धार्मिक कवियों पर टिप्पणी करें। जीतन राम मांझी ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए एक अखबार की कटिंग शेयर की है। जीतन राम मांझी ने लिखा है कि ये जो हम कह रहे हैं बस सदियों का दर्द है, गुस्से का अब तक हमने इजहार ही नहीं किया है। इजहार कहां किया है?
आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जीतन राम मांझी ने एक और बयान दिया था जिसको लेकर विवाद हो रहा है। जब बीते दिनों मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया था और उन्हें काल्पनिक करार दे दिया। जीतन राम मांझी ने कहा था कि श्री राम कोई जीवित या महापुरुष व्यक्ति थे, ऐसा वह नहीं मानते हैं, मगर उन्होंने स्वीकार किया है कि रामायण में ऐसी बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो जीवन में अनुसरण करने योग्य है। दोस्तों, बिहार की आपराधिक राजधानी बन चुके मुजफ्फरपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाइक सवार 3 अपराधियों ने पिस्तल के बल पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां एक सीएसपी संचालक से 4,75,000 की बड़ी लूट की वारदात को बेखौफ अपराधियों ने अंजाम दिया है। दोस्तों, छठ और दीपावली के मौके पर बिहार आने वाली सभी ट्रेनों के टिकट बुक हो गए हैं, जिसके कारण यात्रियों को वेटिंग टिकट मिल रही है। ऐसे में आप बिहार आना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में बिहार का गया, दरभंगा और पटना एयरपोर्ट से विमान का संचालन किया जा रहा है। आप कोलकाता और दिल्ली से गया आने के लिए फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि फ्लाइट टिकटों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वही दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से दरभंगा एयरपोर्ट तथा पटना एयरपोर्ट की फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि छठ और दीपावली के मौके पर काफी संख्या में लोग बिहार आने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं। जहां इससे टिकटों के दाम में वृद्धि हो रही है। आप आज ही वेबसाइट www.makemytrip.com पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, सीवान के अर्चना ज्वेलर्स से सोना लूट मामले का सीवान पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। करोड़ों रुपए के सोना लूट के मामले में सीवान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट का 5 किलो सोना बरामद करने के साथ ही पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले सीवान के नगर थाना क्षेत्र के कसेरा टोली चौक के अर्चना ज्वेलर्स में अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था। सीवान पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार अपराधियों के पास से 5 किलो से भी अधिक सोने की जेवरात बरामद किए हैं। 5 किलो। जब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिले के यानी कि सीवान जिले के विभिन्न इलाकों में छापेमारी करके अपराधियों को धर दबोचा है। दोस्तों, बिहार में अभी कोरोना जैसी महामारी का कोई ज्यादा प्रकोप नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी सरकारी अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। कुव्यवस्था लगातार उजागर हो रही है। इसी बीच सासाराम सदर अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर एक भाई द्वारा दर्द से करा रही अपनी बहन को पीठ पर लाद कर ले जाने की तस्वीर वायरल हो रही है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर के अनुसार सासाराम सदर अस्पताल में जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो सुनील ने दर्द से करा रही, चिल्ला रही अपनी बहन को पीठ पर लाद कर ले जाने का फैसला किया। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस दौरान अस्पताल के किसी भी स्वास्थ्य कर्मी ने उसकी मदद नहीं की है। उसने बताया है कि यदि उसे स्ट्रेचर मिल जाता तो दर्द से चिल्ला रही, करा रही अपनी बहन को वार्ड से एक्स-रे तथा अन्य जगह ले जाकर इलाज कराने के लिए उसे पीठ पर लाद कर नहीं ले जाना पड़ता। बिहार के सरकारी अस्पतालों की बदहाली और बद इंतजामी की यह तस्वीर हिला देने वाली है। दोस्तों, रक्षाबंधन को लेकर रानी कर्णवती द्वारा हुमायूं से मदद मांगने सहित कई कहानियां प्रचलित है। आज भी इस पर्व पर हर भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है, लेकिन बिहार के एक युवा ने यानी कि बिहार के एक व्यक्ति ने इस त्योहार पर जिंदगी से जंग लड़ रही अपनी बहन को तोहफे में किडनी दान देकर नई मिसाल कायम की है। यह संकल्प भाई ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में किडनी दान करके हाल ही में पूरा किया है। जहां ऑपरेशन के बाद भाई बहन दोनों ही स्वस्थ हैं। जहां अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप गुप्ता ने बताया है कि बिहार निवासी 30 वर्षीय महिला रक्षाबंधन के पहले अस्पताल में भर्ती हुई थी। महिला की किडनी खराब थी। जब कोरोना काल में 1.5 साल से अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण बंद था, ऐसे में डोनर का इंतजाम करना भी कठिन था। इसी बीच रक्षाबंधन पर भावुक हुई बहन से 40 वर्षीय भाई ने वादा किया कि वे अपनी किडनी दान करके उनकी जान बचाएंगे। इसके बाद उनकी कई जांचें हुई और पिछले दिनों उनकी किडनी बहन को प्रत्यारोपण कर दी गई। दोस्तों, देश के संसद भवन में नौकरी करने का मन बना रहे बिहार झारखंड के युवाओं के लिए शानदार मौका है। दरअसल लोकसभा के सचिवालय में कंसल्टेंट, कंटेंट राइटर, जूनियर एसोसिएट और इवेंट मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली है। यह इच्छुक और योग्य उम्मीदवार लोकसभा की वेबसाइट loksaBha.nic.in पर जाकर के फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यह जारी किए गए नोटिस के अनुसार उन पदों पर नियुक्ति 1 साल के लिए होगी। इसे परफॉर्मेंस के आधार पर 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यह पद के लिए चयन इंटरव्यू के जरिए होगा।
दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में स्थित एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ अब घटने लगी है। इसकी बड़ी वजह दरभंगा एयरपोर्ट से कई शहरों के लिए हवाई सेवा को माना जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण का दौर थमने के बाद भी पटना एयरपोर्ट से 5 से 10 हजार के बीच यात्री सफर कर रहे हैं, जो पहले इसका 2 गुना यानी कि 10 से 12 हजार था। इसके साथ ही दिल्ली से पटना आने वाले या फिर पटना से दिल्ली जाने वाले विमानों में भी यात्रियों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। दोस्तों अब बीजेपी के एक और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। कभी भी बीजेपी के सीनियर लीडर यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह उसकी कुर्सी छीन सकता है, यानी कि सीएम पद से हटा सकता है। तो आखिर कौन है वह सीएम चीफ मिनिस्टर जिसकी कुर्सी जाने वाली है, हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो भाजपा द्वारा 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद रडार पर न्यूनतम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, जिनकी संतुष्टि रेटिंग लगातार खराब रही है। INSC वोटर ट्रैकर के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए असंतोष रेटिंग 40% से भी अधिक है, जबकि जनता के बीच संतुष्टि रेटिंग बहुत कम है। जबकि कम लोकप्रियता रेटिंग के कारण 5 मुख्यमंत्रियों को हटा दिया गया है, जैसा कि पहले INSC वोटर ट्रैक में दिखा गया था। आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री फिसलन भरे मैदान में हैं। जहां भाजपा ने हाल ही में गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले हैं। जहां उत्तराखंड के मामले में इस साल 2 बार मुख्यमंत्री बदल गए हैं। जहां कांग्रेस ने भी हाल ही में पंजाब में अपने मुख्यमंत्री को हटाकर उसका अनुसरण किया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन के संकेत दिए हैं, जहां आदेश अगले हफ्ते आ सकता है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा है कि कोर्ट तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहता है। कुछ विशेषज्ञों ने निजी कारणों से कमेटी में शामिल होने में असमर्थता जताई है, इस कारण आदेश जारी करने में देरी हो रहा है। जहां पेगासस जासूसी मामले की जाँच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को आदेश सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की एक निष्पक्ष कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, जहां सरकार ने कहा था कि उसकी तरफ से गठित ये कमेटी कोर्ट की निगरानी में काम करेगी और कोर्ट को रिपोर्ट देगी। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता तारकिशोर प्रसाद के परिजनों को 53 करोड़ रुपए का ठेका दिए जाने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। इस मामले को लेकर राजद और कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की ओर से नीतीश सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम नीतीश कुमार को डरपोक और कमजोर मुख्यमंत्री तक कह दिया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वे बीजेपी पर कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से थक गए हैं और अब वे क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता करने के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने इस मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार पर हर वक्त बोलने वाले सुशील मोदी जी की जुबान आज क्यों बंद है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साले, बहू और रिश्तेदारों पर योजनाओं में ठेका लेने का आरोप लगाया गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सिर्फ तारकिशोर प्रसाद ही नहीं बल्कि कई जदयू नेताओं और उनके संबंधियों को नल जल योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया है। जहां उन्होंने कहा है कि बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार करना ही इनका बिजनेस है। जहां अगर विपक्ष की पार्टी होती तो फिर अब तक ईडी और सीबीआई पहुंच गई होती। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नल जल योजना सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है, यह ड्रीम योजना है। इस योजना में कैसा भ्रष्टाचार हुआ है सब जानते हैं। यह अखबारों में सारा खुलासा हो गया है। आरजेडी के कटिहार के नेता राम प्रकाश महतो ने इसकी जानकारी अगस्त 2020 में ही दी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर भी कहा गया था कि इस योजना के जरिए धन की सप्लाई बीजेपी अकाउंट में हो रही है। यह नल जल योजना का तेजस्वी यादव ने नया नाम देते हुए नल धन योजना कहकर संबोधित किया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा है कि 50 ऐसे पंचायत का नाम बताएं जहां योजना ठीक से चल रही हो। जदयू और बीजेपी नेताओं को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है वो डिप्टी सीएम के साले और दामाद है। दोस्तों बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो उसे जल्द निपटा लें, क्योंकि सोमवार को बैंक का कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसका कारण है संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद। इस दौरान किसान देश भर में बाजार बंद कराने समेत दूसरी कारोबारी गतिविधियों को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी ओर बैंकरों की यूनियन ने इसे समर्थन देने का फैसला किया है। इससे पहले 25 और 26 सितंबर को चौथा शनिवार और रविवार है, यानी कि शुक्रवार के बाद बैंक लगातार 3 दिन बंद रह सकते हैं।
अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिषद ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को आहूत भारत बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिषद ने सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा की मांग पर उसके साथ फिर से बातचीत शुरू करने और 3 विवादास्पद किसान कानून यानी कि कृषि कानूनों को रद्द करने का अनुरोध किया है। यूनियन ने एक बयान में कहा है कि AIBOC के सहयोगी और राज्य इकाई सोमवार को पूरे देश में किसानों के विरोध प्रदर्शनों के साथ एकजुटता दिखाएगी। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में बीते दिनों जिम ट्रेनर विक्रम राजपूत पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। जी हां, वही पटना पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। गोलीबारी के मामले को लेकर जिम ट्रेनर की ओर से पटना पुलिस में एक सियासी पार्टी से जुड़ी नेता एवं पेशे से डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पटना पुलिस ने इस मामले में 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी दबोचे हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट किलर ने माना है कि उनको डॉक्टर और उनकी पत्नी ने जिम ट्रेनर विक्रम राजपूत को गोली मारने के लिए सुपारी दी थी। जब पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने कहा है कि विक्रम राजपूत को गोली मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए सुपारी लेने की बात पुलिस के पास स्वीकार की है। यह मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को इस मामले में डॉक्टर और उनकी पत्नी के विरुद्ध खास साक्ष्य हाथ लगे हैं। अब माना जा रहा है कि डॉक्टर और उनकी पत्नी का इस मामले में बच पाना काफी कठिन है। जहां इस केस को लेकर पुलिस ने डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी पूर्व में भी हिरासत में लिया था। दोस्तों, बिहार की एक अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी एक युवक को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह अपराध के प्रायश्चित के तौर पर 6 महीने के लिए अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धुलेगा और प्रेस करेगा। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार मधुबनी जिले में झंझारपुर कोर्ट के अतिरिक्त जिला जज प्रथम अविनाश कुमार ने 20 वर्षीय आरोपी ललन कुमार सफी से ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच या फिर किसी सरकारी अधिकारी से मुफ्त सेवा पूरा करने का प्रमाण पत्र लाने और फिर अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। मंगलवार को दिए गए अपने आदेश में जज ने कहा है कि ललन को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वह 6 महीने के लिए अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े इकट्ठा करेगा, धुलेगा और प्रेस भी करेगा। इससे उसमें महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा करने में मदद मिलेगी। जज ने यह भी कहा है कि धुले और प्रेस किए कपड़े वापस करने के लिए युवाओं को अपने गाँव के सभी घरों में जाना होगा। आदेश की एक प्रति पंचायत को भेजी गई ताकि चुने हुए प्रतिनिधि इस बात पर नजर बनाए रखें कि पेशे से धोबी ललन इनका पालन कर रहे हैं या नहीं। हालांकि आदेश से पहले पीड़ित के वकील ने अदालत से कहा था कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। अभियोजन कार्रवाई को समाप्त करने के लिए एक सुलह याचिका भी दायर की गई थी। दोस्तों, उत्तर बिहार में फिलहाल बारिश से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले कुछ दिनों तक हल्की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान में यह बात कही गई है। अगले 26 सितंबर तक के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि वह पूर्वानुमान अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। इस अवधि में तराई एवं मैदानी के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। 1-2 स्थानों में मध्यम वर्षा भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। दोस्तों, बिहार ITI प्रवेश परीक्षा 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ITI प्रवेश परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अभ्यर्थी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर की जिला अदालत ने पत्रकार विकास रंजन की हत्या के मामले में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पत्रकार की हत्या 25 नवंबर 2008 को समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल में कर दी गई थी। यह मृतक के परिजनों ने लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के रोसड़ा प्रखंड के अध्यक्ष स्वयंवर यादव समेत 14 लोगों पर आरोप लगाया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की वकील हीरा देवी ने कहा कि पत्रकार विकास रंजन की हत्या भूमि विवाद को लेकर की गई थी। उसका विवाद अपने चचेरे भाई से था। यह घटना के 13 साल बाद फैसला आया है। हीरा देवी ने कहा है कि विकास रंजन के रिश्तेदारों ने उसे मारने की साजिश रची थी। उन्होंने उसे खत्म करने के लिए गुंडों को काम पर रखा था। दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिले में कोरोना टेस्टिंग में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जी हां, दरअसल मंगलवार को मधुबनी जिले में लगभग 148 कोरोना टेस्ट किए गए थे। इसमें से बड़ी संख्या में मरीजों के
कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन शाम होते होते स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर जानकारी सामने आई कि टेस्टिंग में गड़बड़ी हो सकती है। ये सभी टेस्ट एंटीजन किट से किए गए थे। जब बाद में इसकी आरटीपीसीआर जांच की गई तो सभी नेगेटिव आए। राज्य यानी कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद इस बात की जानकारी दी है। मंगल पांडे के बयान के मुताबिक मधुबनी में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही थी, लेकिन वे सभी रिपोर्ट गलत थी। कल मधुबनी में लगभग 148 लोगों के सैंपल लिए गए थे। सभी नमूनों ने कोविड-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण किया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।